तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम जेड डायनेस्टी की सीजन 2 की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और इस वाले वीडियो में हम अपनी हीरो जियो फैंग की रियल पावर को भी देखने वाले है, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस, आप सभी को मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जेड डायनेस्टी की अभी तक ये सीजन और एपिसोड आया नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो में चल रहा सीन मैच नहीं होंगे। और लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि पुराने वीडियो को ही यूज करके सीन को मैच करने की। तो आप सभी के डाउट हो गए होंगे क्लियर, तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं पर से होती है जहां पर से सीजन 1 की लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। और जैसा कि हमने देखा था कि जियो फ्रेंड को जाने के वो याओ अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर देती है और उस इमॉर्टल होली शॉट को रोकने के लिए उसने अपनी सोल पावर को यूज करके एक लोटस को कंडेंस किया था, जिससे वो सोल पावर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो फ्रॉड भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसका मतलब था कि बुयाओ ने अपना सैक्रिफाइस करके जियो फैंग की लाइफ बचा ली थी। साथ ही उसने कहा भी था, होली गॉड, मैं अपनी सेकेंड लाइफ के लिए अपनी फर्स्ट लाइफ को सैक्रिफाइस करती हूँ। मतलब कि वो जियो फैंग को अपनी लाइफ से भी ज्यादा कीमती मानती थी। जिसके बाद हमने देखा था जो जियो फैंग था वो काफी ज्यादा वो टूट जाता है और बुयाओ की बॉडी को लेकर वहीं पे चीख रहा होता है और रो रहा होता है, और अब तक वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। जिसके बाद हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि हमें बुयाओ दिखाई गई थी जो कि एक चैम्बर में लेटी हुई थी ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। और घोस्ट या डेमन किंग या घोस्ट किंग जो भी आप कह सकते हो, वो एक एल्डर से बात कर रहा था कि क्या बुयाओ को बचाने का कोई तरीका है। जिसपे उस एल्डर ने कहा था कि यंग मिस ने अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर दिया है और उन्हें बचाने का मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। हालांकि जो वो बेल है, उन बेल्स ने उनकी कुछ सोल पावर को तो ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन उन्हें वापस से रिवाइव जो कर सकता है वो एक मैजिकल ट्राइब है, क्योंकि सोल को वापस से समन करने की जो टेक्निक है वो 1000 ईयर पहले ही खो चुकी है। और अगर कोई इसको वापस से रिवाइव कर सकता है तो वो केवल वही समन ट्राइब का एक मैजिशियन है, लेकिन उसे खोजना काफी ज्यादा रेयर है। और मुझे लगता है कि अगर अपनी पूरी लाइफ आप लगा रहे तो भी आप उसे नहीं खोज पाएंगे। घोस्ट किंग जैसे एल्डर किंगडम की बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि बुयाओ को वापस से रिवाइव किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद किंगडम और घोस्ट किंग दोनों ही उस रूम में के चैम्बर में जाते जहाँ बुयाओ लेटी हुई थी, तो वो देख सकते थे कि वहाँ पे जाओ फैंग जिसके चेहरे से आंसू टपक रहे होते हैं वो उसके बगल से बैठा हुआ होता है। और इस टाइम पे जाओ फैंग के माइंड में बुयाओ के साथ बिताए हुए जितने पास्ट के मोमेंट्स होते हैं वो सब एक साथ फ्लैश हो रहे होते हैं। और वो सिस्किया लेते हुए कहता है, तुम इतनी इडियट क्यों हो? मैंने अभी भी तुम्हें एक चीज नहीं बताई थी। तुमने कहा था ना उस एशियंट बेल में मुझे क्या दिखा है? मुझे जो दिखा था वो तुम थी। एशियन बेल एक कुआं। मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। मतलब आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपको उस बेल के अंदर दिखाई देता है उसकी इमेज। तो एक बार जियो फैन ने बुयाओ के साथ उस कुएं में देखा था, तब उसने पूछा था कि तुम्हें इस बेल में क्या दिखाई दिया, तो जियो फैन ने कह दिया था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि उस टाइम पे वो इस बात पे बिलीव नहीं करता था। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा ये चीज, इसीलिए वो अब कह रहा था कि मुझे उस दिन जो बेल में दिखा था वो तुम थी, जिसका मतलब था कि जियो फैन बुयाओ से प्यार करता है। जिसके बाद हमें किंग यून हिल दिखाई जाती है जहाँ पे बैम्बू वैली में लो एक माउंटेन के पीक पे खड़ी हुई थी और चुपचाप आसमान को देख रही होती है। लेकिन तभी उसकी टीचर आती है और उससे कहती है कि यार तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जिसपे लू कुछ भी नहीं कहती। तभी टीचर सुइयो लू की तरफ देखती है और इसके बाद उसके पास जाती हुए कहती है, तुम अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो? जिसपे लू तुरंत ही कहती है, टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और उसके चेहरे पे उसका पेन साफ साफ झलक रहा होता है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, लू भी जियो फैन को पसंद करती है। हालांकि तभी टीचर सुइयो उसे दिलासा देते हुए कहती है, ये सब डेस्टिनी है कोई है, फ्यूचर में जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम दोनों एक दूसरे के एनिमी होगे, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और लू बस यही कहती है कि न जाने मैं कब उससे फिर मिल पाऊंगी। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात में आसमान में काले बादल गरज रहे होते हैं, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी होती है और आसपास कोई भी गांव नहीं होता। बस एक जगह एक हल्की सी झोपड़ी होती है जो कि एक शॉप की तरह दिखाई दे रही थी और वहाँ पे एक छोटा सा दिया जल रहा था और एक छोटा सा घर जिसका ओनर का नाम फॉरिसन हो था और वो 40 साल का हाफ एजेड मैन था जो कि जोची टाउन में पैदा हुआ था और वहाँ तक जाने के लिए कम से कम एक दिन का टाइम लगता था। उसने इस जगह पर एक कच्चा घर बनाया था और आने जाने वाले साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए वो आराम
करने और चाय पीने के लिए एक होटल जैसी इस जगह को बनाया था, जिससे बाकी लोग भी आराम कर पाते थे और इसकी भी कुछ कमाई हो जाती थी। और अभी शॉपकीपर हो अपने शॉप के काउंटर के पीछे बैठे हुए थे और वो घर के बाहर तूफान की आवाज को सुन सकता था। और वो थोड़ी सा उदास दिखाई देता क्योंकि उसे पता था इस तरीके खराब मौसम में कोई भी कस्टमर उसकी शॉप में नहीं आएगा। और ये जो छोटी सी शॉप थी वो जियोची टाउन और गोंगसोंग माउंटेन के बीच में बनाया गया था और उसकी शॉप के सामने से ये एक रोड गई हुई थी और एशियन टाइम से ही लोग इसी रोड का यूज करके उस सिटी की तरफ जाते थे। और चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो, ये सड़क हमेशा ही चलती फिरती रहती थी। हालांकि इस स्ट्रॉम में अभी भी इस छोटी सी दुकान में कुछ लोग होते हैं जो कि बैठे हुए थे। हालांकि इस टाइम पे वो दिया जो कि वहाँ पे जल रहा होता है, हवा के कारण उसकी जो लाइट थी वो बार बार इधर उधर घूम रही थी और उसके कारण शॉपकीपर अचानक ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद अपनी मेजों में देखते हैं जहाँ पे 5 मेजें थी और उनमें से 3 पर कस्टमर बैठे हुए थे और एक सबसे कोने की मेज में एक लड़का बैठा हुआ था जो कि अकेले बैठा था। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इस दिए की लाइट नहीं जा रही थी और वो जगह अंधेरे में थी और इसीलिए उसका चेहरा भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जबकि पास की 2 टेबल में एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक डंडा होता है जिसपे एक बैनर लटका हुआ होता है जिसमें 4 वर्ड लिखे हुए थे, इमॉर्टल गाइड। और ये इस टाइम पे वही ओल्ड मैन होता है जो कि जियो फैन को उसका फ्यूचर बताता था पैसे लेकर। और उसके साथ रहने वाली वो छोटी लड़की अब तक बड़ी और यंग हो गई थी और इसका नाम जियान घो होता है। जबकि बगल की 2 बेंचों की बात करें तो उनमें 4 कस्टमर बैठे हुए थे जो कि जर्नी के लिए जा रहे थे और खराब मौसम की वजह से कुछ देर के लिए यहाँ पे ठहर गए थे और वो आपस में कुछ बात कर रहे होते। तभी उनमें से सबसे ओल्ड मैन कहता है, ठीक है वो और मत कहो। और इसके बाद वो शॉपकीपर हो की तरफ देखते हुए कहता है, हम आपसे माफी चाहते हैं लेकिन बाहर इतनी ज्यादा बारिश है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, तो हम अभी भी चाहेंगे कि आज रात तक आप हमारा साथ दो। जिस पे शॉपकीपर वो स्माइल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, रात भर जागना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तो सुबह से काले बादल छाए हुए थे सर, फिर भी आप आज जर्नी पर क्यों निकल पड़े? इस टाइम पे ये जो कस्टमर्स होते हैं वो लगभग हर रोज ही यहाँ से उस सिटी और उस सिटी से यहाँ जाते रहते थे और जिस बीच वो इस शॉप में भी रुकते रहते थे, इसीलिए इन्हें रेगुलर कस्टमर माना जा सकता था। हालांकि जैसे ही वो ओल्ड मैन शॉपकीपर हो की बात सुनता है तो वो थोड़ा शॉक होता है और इसके बाद अपने सभी मेंबर्स की तरफ देखते हुए हंसता और कहता है, हमें पता था कि आज का मौसम खराब है लेकिन घर से दूर होने के कारण हम वापस भी नहीं लौट सकते थे। हालांकि तभी ओल्ड मैन अपने सामने की चाय को उठाकर एक जिप मारता और इसके बाद कहता है, शॉपकीपर हो आजकल दुनिया के तौर तरीके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये सुनकर शॉपकीपर हो तुरंत ही कहते हैं, क्या हुआ? जिसमें ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, 10 साल पहले गायब हो गया इविल फैक्शन अचानक से फिर से अपेयर हो गया है। साथ ही मैंने सुना था कि किंग युंग हिल में गुड फैक्शन के साथ उनकी काफी बड़ी फाइट हुई थी। उसके बाद गुड फैक्शन ने इवन फैक्शन को पीछे धकेल दिया था लेकिन वो उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अब हर जगह से हमें फाइटों की न्यूज़ेस मिल रही है जिसपे शॉपकीपर वो भी अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद कहते हैं, वे अपनी फाइट को खुद करते हैं, हम नॉर्मल लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसमें वे सभी कहते हैं और इसी माहौल के कारण आसपास काफी लुटेरे भी हैं और हमें यही डर रहता है कि कहीं हम किसी लुटेरे से टकरा न जाए। इसीलिए हम जल्दबाजी में जर्नी कर रहे थे लेकिन इस स्टॉर्म ने हमें रोक दिया, इसीलिए हमें आपको परेशान करना पड़ रहा है। जिसपे शॉपकीपर वो हंसते हुए कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि तभी बेंच के लास्ट में जो वो लड़का बैठा हुआ था वो इन सभी लोगों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, वो एक फ्यूचर बताने वाला बाबा, तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे काफी सारे लुटेरे आ चुके हैं जो कि आप लोग को लूट सकते हैं और आपको मार भी सकते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये सब इविल फैक्शन के कारण है? इस वॉइस को सुनकर ओल्ड मैन जिसने पहले बोला था तुरंत ही अपने पीछे की बेंच पे देखता है और उससे ओल्ड मैन और उस यंग लड़की को देखता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, यस सर। हालांकि तभी वो यंग लड़की अचानक ही स्माइल करती है और उसके गालों पे 2 प्यारे से डिम्पल पड़ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए कहती है, सर आपका चेहरा बहुत झुर्रियों वाला और पतला है लेकिन आप काफी ज्यादा लकी हैं और आपकी लाइफ में काफी ज्यादा अप और डाउन आएंगे लेकिन आपकी लाइफ हमेशा ही सेफ रहेगी। लेकिन आपके जो फोरहेड पर 6 डॉट हैं उनके बीच की डिस्टेंस के कारण उनमें एक छोटा सा निशान भी है और यही आपकी लाइफ और आपकी मनी को रोक रहा है। और मुझे लगता है कि आपको बुढ़ापे के टाइम पे एक बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है।
इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी एज को देखते हुए आपको कम बोलना चाहिए, इससे डिजास्टर भी कम हो सकते हैं। ये सुनकर तो वो चारों लोग खड़े हो जाते हैं और उस ओल्ड मैन और उस यंग मिस को देखने लगते हैं। हालांकि इससे उस एस्ट्रोलॉजर और उस यंग मिस के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस, मुझे गाइड करने के लिए। और उसके बाद ये शॉप एक बार फिर से शांत हो जाती है। लेकिन रात काफी ज्यादा लंबी थी, इसीलिए वो लोग एक बार फिर से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइम पे वे लोग फिर से किंग यून हिल की 10 साल पहले की फाइट के बारे में ही बात कर रहे थे, ताकि ये आम लोग थे और इन्होंने काफी सारे र्यूमर्स सुने हुए थे और उन्हीं र्यूमर्स पे ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हालांकि ये बात करते करते बात को जोर जोर से करने लगते हैं और आसपास के लोग भी उन्हें सुनने लगते हैं। जिसपे एक बंदा कहता है, वैसे भी उस टाइम पे किंग यून सेट काफी ज्यादा खतरे में था। हालांकि मैंने सुना था इमॉर्टल डॉग स्वान उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, अपनी 2 फिंगर्स के साथ एक पावरफुल लाइटिंग को कंडेंस किया था, जिससे निकलने वाले फोर्स को 100 मील तक सुना जा सकता था। और उसके बाद जितने भी इविल फैक्शन के लोग थे वो पीछे हट गए थे। हालांकि तभी वो एस्ट्रोलॉजर ओल्ड मैन कहता है, एकदम बकवास। ये सुनकर सभी लोग उसी ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं जो कि उस यंग मिस के बगल से बैठा हुआ था। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, अगर दाउक स्वान इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो ये कैसे हो सकता था कि किंग यूम हिल में लड़ाई होती और किंग यूम हिल के इतने सारे लोग मारे जाते, यहाँ तक कि उनके 7 लीडर्स में से 2 लीडर्स की डेथ हो गई थी और कई सारे एल्डर्स और डिसाइबल भी मारे गए थे और घायल हुए थे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो यंग लड़की कहती है, ग्रैंडफादर आप चुप रहिए और कुछ भी मत कहिए, आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि तभी ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, जो वन आप मुझे डराओ मत। हालांकि मैंने आपको मेरे डेस्टिनेशन को पढ़ने की इजाजत दी है, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ में घूमता रहा हूँ और घूमता ही रहूंगा। और जब मेरी डेस्टिनेशन और डेस्टिनी मेरे पीछे आएगी तब तक मैं अपने फैमिली के पास पहुँच चुका होऊंगा। ये सुनकर तो वो लड़की 2-3 बार खांसती है और इसके बाद गुस्से से अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखती है कि उसके ग्रैंडफादर को किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। और अभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जो हुआन था, जो कि हमेशा ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। और किंग यूनिल की गुड और इविल फैक्शन की फाइट के बाद 10 साल बाद वो काफी ज्यादा यंग हो चुकी थी और काफी गुड और ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो हमेशा ही अपने ग्रैंडफादर जो इक्सियान का ही पीछा कर रही थी, लेकिन हम इसे एस्ट्रोलॉजर ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम काफी ज्यादा बेकार सा है, जो इक्सियान। हालांकि तभी वो एस्ट्रोलॉजर जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था, वो तुरंत ही एक स्टूल को खींचते हैं और उन सभी मर्चेंट्स के बीच में बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो किंग यून फाइट के बारे में बात करने लगते हैं। जबकि जो युआन वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर को रोक ही नहीं सकती थी। उसे पता था कि उसके ग्रैंडफादर काफी अच्छा बोलते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया की जर्नी की थी और वो केवल अपने बोलने के कारण ही फेमस थे। और इस टाइम पे उसके ग्रैंडफादर की बातों को सुनकर सभी लोग तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी कुछ लोग उनसे पूछते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जब ये फाइट हो रही थी तब आप भी वहाँ थे, क्योंकि आपको ये चीजें इतनी अच्छी तरीके से पता है। ये सुनकर तो एस्ट्रोलॉजर पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। हालांकि एस्ट्रोलॉजर जो तुरंत ही अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहते हैं, मैं इन सभी छोटी मोटी फाइट्स में और डेट्स में शामिल नहीं होना चाहता। इन्हें किंग यून के जूनियर्स को ही संभालने दें। उनकी बात को सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। जबकि जो यूहान जो कि चाय पी रही थी वो तुरंत ही खांसती और चाय बाहर आ जाती है, जिसमें एस्ट्रोलॉजर जो पीछे उसकी तरफ देखते हैं और इसके बाद हंसते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं। हालांकि तभी एक यंग मैन कहता है, सर लास्ट में उस डिसाइबल का क्या हुआ जिसका उपनाम यानी कि सरनेम झांग था। और इस टाइम में ये झांग जियाओ फैंग की बात कर रहा था। वो तुरंत ही कहता है, क्या उसे किंग यून सेट से बाहर निकाल दिया गया था। जिसमें एस्ट्रोलॉजर जो थोड़ी देर तो चुप रहते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मुझे इस बारे में अच्छे से तो पता नहीं है क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन काफी खराब थी और ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे जियो फैंग भी बेहोश हो गया था और लास्ट में उसे इवन फैक्शन के लोग अपने साथ ले गए, जिसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। जिस सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि जियो फैंग उन सभी को काफी मिस्टीरियस लगा था। हालांकि तभी शॉपकीपर हो तुरंत ही कहते, पता है आप वो यंग मैन कैसा है। जिसमें वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि कोने पे बैठा हुआ से तुरंत ही कहता है, वो कैसा है। हालांकि तभी एस्ट्रोलॉजर जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों ब्रदर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जानते हो। जिसमें वो मिस्टीरियस यंग मैन कहता है, बेशक मुझे पता है, लेकिन ये केवल इतना ही है कि अगर आप पास्ट में उससे मिले थे और आपने उसे देखा था तो शायद अब जब आप उसे दोबारा देखें तो शायद उसे पहचान न पाए। जिसमें वो लड़की जो यूहा
जियो हुआन तुरंत ही कहती क्यों उसे क्या हुआ, लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन कुछ नहीं कहता और तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें कैंगसोंग माउंटेन का 1000 बेड्स एशियंट केव दिखाया जाता है और 800 साल पहले इविल फैक्शन के एल्डर ने, जिनका नाम ब्लैक हार्ट था, यहाँ पे ब्लड फ्रोजन हॉल के गोल्डन टाइम की गोल्डन टाइम को स्टार्ट किया था। यानी कि इसी केव को इविल सेक्ट का ओरिजिन कहा जा सकता था, जहाँ से उन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया था। साथ ही उन्होंने इविल फैक्शन को लीड करते हुए पूरी दुनिया को डरा दिया था। लेकिन उनके बाद के जो डिसाइबल थे वो उनके जैसे कैपेबल नहीं थे, इसलिए ये जगह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती गई और उसके बाद काफी सारे एनिमीज ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि उस केव के बाहर एक चट्टान के ऊपर फॉरस्केन एविस लिखा हुआ होता है और ब्लड फ्रोजन हॉल की लास्ट जनरेशन के सारे डिसाइबल वहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं। साथ ही यहाँ पे वो केवल 10 से भी कम लोग होते हैं, जिनमें नियान लीडर, लिu गाओ, वाइल्ड डॉग और आदि शामिल थे। और इनमें से जितने भी लोग होते सभी लोग इंजर्ड होते हैं और काफी थके हुए और डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। साथ ही इनके सामने काफी सारी लाशें बिखरी हुई थी और काले कपड़े पहने हुए कुछ पर्सन्स इनके सामने खड़े हुए थे, जो कि इनसे कई ज्यादा गुना ज्यादा थे और उन्होंने इन्हें घी रखा होता है और इन सभी के चेस्ट पे एक बैच होता है जिसमें ह्यूमन खोपड़ी बनी हुई थी। हालांकि नियान लीडर खुद को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही कहता है, घोस्ट किंग सेक्ट के मेरे फ्रेंड, हम ब्लड फॉर्जर हॉल, हम होली सेक्ट के अंदर एक छोटी सी ब्रांच है और हमने कभी भी घोस्ट किंग सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए हमें नहीं पता आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि तभी एक ब्लैक मैन, जिसकी चेस्ट पे भी एक बैच होता है, लेकिन उसकी चेस्ट पे जो ह्यूमन खोपड़ी का स्केलेटन था वो गोल्डन कलर का बना हुआ था और पीछे के सभी सोल्जर्स से वो अलग लग रहा था और वो इस ग्रुप में लीडर की तरह लग रहा होता है। वो तुरंत ही कहता है, नियान लीडर, आज होली सेक्ट की सिचुएशन आपको पहले ही पता होगी। घोस्ट सेक्ट के चीफ ने भी आपको कई बार लेटर भेजे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, न ही उनका रिप्लाई किया। मुझे लगता है कि आप घोस्ट सेक्ट के हेड का सम्मान नहीं करते। नियान लीडर जैसे ये सुनता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम पे वो जानता था कि होली सेक्ट के भीतर जो 4 बड़े पावर हाउसेस ब्रांचेस थे उनमें आपसी झगड़े चल रहे थे, जो कि बढ़ते ही जा रहे थे। साथ ही नियान लीडर को जो पता चला था उसके हिसाब से किसी मिस्टीरियस पर्सन ने कुछ स्मॉल ब्रांचेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस बात तो घोस्ट किंग सेक्ट ने उसके ब्लड फॉर्जर हॉल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे बनाने में और चलाने में उसे कई सालों की मेहनत लगी थी। हालांकि तभी वो ब्लैक पर्सन एक बार फिर से हंसते हुए कहता है, नियान लीडर, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, घोस्ट किंग सेक्ट का जो चीफ है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और निडर है और साथ ही हमारे सेक्ट के चीफ आप लोग के बारे में काफी सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके ब्लड फॉर्जर हॉल को अपने साथ मिलाने के लिए डिसीजन लिया है। उनके साथ रहकर आप हमेशा ही सेफ रहेंगे, तो बेहतर होगा कि आपको इस चीज को समझना चाहिए। और इस टाइम पे उसकी बोली और बात एक धमकी की तरह लग रही होती है और इसे सुनकर नियान लीडर के चेहरे पे पसीना आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका ब्लड फॉर्जर हॉल काफी छोटा है और वो कभी भी घोस्ट सेक्ट से नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ा गया जो ये इनहेरिटेंस और ये विरासत थी वो उसके सामने ही बर्बाद हो जाती और इस टाइम पे उसके पास डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि तभी वो ब्लैक पर्सन जब नियान लीडर को झिझकते हुए देखता है तो अचानक ही कोड वॉइस में कहता है, नियान लीडर, मैं आपको सलाह देता हूँ कि जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं वो मैं हूँ और आप काफी ज्यादा लकी माने जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कोंगसंग माउंटेन पर अटैक को कौन लीड कर रहा है। ये सुनकर नियान लीडर की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है, जो देखकर वो ब्लैक पर्सन तुरंत ही कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया है, ये सही है, वो हमारे घोस्ट सेक्ट के डिप्टी चीफ घोस्ट ली है और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और साथ ही इस नाम को लेते ही वो तुरंत ही डर भी जाता है, जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये नाम उनके लिए भी कितना ज्यादा डरावना था। हालांकि जस्ट उसी टाइम पे अचानक ही ब्लड की स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है और इसके बाद वहाँ के जितने भी घोस्ट सेक्ट के मेंबर होते हैं वो तुरंत ही अपनी बॉडी को खींचकर खड़े हो जाते हैं सीधे। यहाँ तक कि वो पर्सन जो कि इन्हें लीड कर रहा था वो भी तुरंत ही अपने आप को स्ट्रिक्टली खड़ा कर लेता है और चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तभी नियान लीडर भी सोचता है कि आखिरकार वो कौन सा पर्सन है जिन्होंने वास्तव में इन्हें इतना डरा दिया। हालांकि तभी अंधेरे से अचानक ही कुछ फुटप्रिंट्स और चलने
की आवाजें आती हैं और इस टाइम पे वो सभी लोग देख सकते थे कि अंधेरे में हल्की स्कारलेट रेड लाइट चल रही होती है जो कि बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रही थी। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले घोस्ट किंग सेक्ट में जो ये नंबर 1 पर्सन घोस्ट ली है वो ये नहीं था, लेकिन सेक्ट के अंदर काफी सारे र्यूमर्स थे कि 10 साल पहले गुड फैक्शन और इविल फैक्शन की फाइट के अंदर घोस्ट किंग सेक्ट ने गुड सेक्ट से एक बंदे को बचाया था और घोस्ट किंग ने उसे अपने बेटे की तरह माना था। यहाँ तक कि पूरा सेक्ट भी उसे संभालने के लिए दे दिया था। और उसके बाद घोस्टली उसकी स्किल्स काफी ज्यादा बूस्ट हुई और उसने काफी ट्रेनिंग की थी, साथ ही उसका कैरेक्टर भी पूरी तरीके से बदल गया था और इस टाइम पे वो मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था। और उसकी फाइट और उसकी क्रुएल्टी देखकर इविल सेक्ट के लोग भी उससे डरते थे। हाल ही के टाइम पे इविल फैक्शन के अंदर जो भी फाइट्स चल रही थी वो और भी ज्यादा सीरियस हो गई थी। यहाँ तक कि घोस्टली जो कि किंगडम सेक्ट का एक ईमानदार और मासूम डिसाइबल था, अचानक घोस्ट किंग सेक्ट में आकर रैंक 1 का वॉरियर बन गया था। और इसके बाद उसने घोस्ट सेक्ट को लीड करके बिना रुके हुए काफी सारी फाइट्स की थी और काफी सारे सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि उसके हाथ की डिवोर सोल स्टिक ने न जाने कितने लोगों के प्योर ब्लड को फैलो कर लिया था। और ये पर्सन वही था जिसे 10 साल पहले ब्रेड फॉर्जर हॉल के इन लोगों ने पहले देखा था। और इस टाइम पे सभी लोग उसे देखकर तुरंत ही चुप हो जाते हैं। हालांकि उसका चेहरा अब भी पहले की जैसा ही था, लेकिन इस टाइम पे उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा था वो काफी ज्यादा वाइल्ड था। हालांकि तभी वो आते ही कहता है आप सभी सरेंडर करेंगे या नहीं। साथ ही उसके पीछे काफी सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी उसके साथ या कि सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही इस टाइम पे घोस्ट सेक्ट के सभी मेंबर्स के सिर झुके हुए थे। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ये अपना जियो फैन ही है। हालांकि ब्लड फॉर्जर हॉल के सभी मेंबर तुरंत ही एक दूसरे को देखते हो, यहाँ की नियान लीडर वो तो पसीने से भीग चुका होता है। हालांकि तभी एक चीख की आवाज सुनाई देती है और एक डिसाइबल जो कि ब्लड फॉर्जर हॉल का ही था वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस टाइम पे शायद इसने अपना दिमाग ही खो दिया था और चिल्लाते हुए वही तुरंत ही घोस्टली की तरफ बढ़ता है। हालांकि तभी घोस्टली के हाथ से तुरंत ही एक ब्लड स्कारलेट रेड लाइट निकलती है जो कि तुरंत ही उस पर्सन को घेर लेती है, जो कि कुछ ही टाइम के अंदर उसकी जान को उसकी जान ले लेती है और वो बेजान होकर जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद घोस्टली के हाथ की जो सोल स्टिक होती है वो साइन करने लगती है और वो तुरंत ही कहता है आप सभी सरेंडर करेंगे या नहीं। और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये सुनकर तो ब्लड फॉर्जर हॉल के जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। जिसके बाद सारे मेंबर्स के बीच में एक चीख सुनाई देती है नहीं नहीं मैं सरेंडर करता हूँ। और इसके बाद एक यंग में ब्लड फॉर्जर हॉल को छोड़कर घोस्ट किंग सेक्ट की तरफ भागता है, लेकिन वो घोस्टली से काफी ज्यादा डिस्टेंस बनाकर दूर हटता है। और इसके बाद एक एक करके काफी सारे डिसाइबल भी घोस्ट हॉल को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये देखकर नियन लॉर्ड थोड़ा सा उदास हो जाता है और इसके बाद वो कहता है भूल जाओ। और इतना कहते हुए वो भीड़ के आगे बढ़ता है और घोस्टली की तरफ जाता है। साथ ही वो अपनी चेस्ट से एक ब्लैक प्लेट निकालता है जिसके अंदर एक ब्लैक हार्ट बना हुआ था। और इसके बाद वो घोस्टली की तरफ बढ़ाते हुए कहता है यह ब्लड फॉर्जर हॉल का ब्लैक हार्ट कमांड है। ब्लड फॉर्जर हॉल के 800 साल की फाउंडेशन आखिरकार इस दिन इसे खत्म माना जाता है। हालांकि तभी एक आवाज आती है बकवास और इस आवाज को सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं। और इसके बाद तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे वाइल्ड डॉग होता है। और इसके बाद वो नियन लीडर की तरफ देखते हुए कहता है बॉस जब आप मुझे ब्लड फॉर्जर हॉल में लाए थे तो हमने एल्डर ब्लैक हार्ट को आइडल माना था और उनके सामने कसम ली थी कि अब जीवन भर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर नियाल लीडर थोड़ा सा गिल्टी फील करता है, लेकिन वो तुरंत अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है वाइल्ड डॉग सिचुएशन हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, इसीलिए मौत की तलाश मत करो और आ जाओ। हालांकि तभी वाइल्ड डॉग कहता है नहीं कर सकता बॉस, मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ भी कहने के लिए और करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ब्लड फॉर्जर हॉल को धोखा देने के लिए ये मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बताता है मैं बचपन से ही एक अजीब तरीके से दिखता था, एक मॉन्स्टर की तरह। सभी ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मुझे फेंक दिया था। मुझे वाइल्ड डॉगों द्वारा पाला गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स और अपमान का सामना करना पड़ा। जिसके बाद मैं ब्लड फॉर्जर हॉल में इंटर हुआ, तब दूसरों ने मुझे धमकाया, लेकिन अब दूसरों को धमकाने की मेरी बारी है और मैं इस पे प्राउड करना चाहता था। साथ ही मैंने एंसेस्टर के सामने शपथ भी ली थी कि मैं इस जीवन में ब्लड फॉर्जर हॉल का ही मेंबर
मेंबर रहूंगा, इसीलिए मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये सुनकर नियान लीडर तुरंत ही घोषली की तरफ देखता है, जिसके फेस इंप्रेशन सीरियस होते जा रहे थे। तो ये देखकर वो काफी घबराता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वाइल्ड डॉग वास्तव में मौत से नहीं डरेगा और ऐसा कुछ कहेगा। हालांकि नियान लीडर तुरंत ही अपने हाथ के ब्लैक हार्ट कमांड को वाइल्ड डॉग की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम काफी ग्रेट हो, तो अब से तुम ब्लैक फॉर्जर हॉल को ब्लड फॉर्जर हॉल को संभालोगे। और इसके बाद वो घोस्ट सेक्ट में शामिल हो जाता है, जिसके बाद सभी की नजरें सीधा ही वाइल्ड डॉग के ऊपर चली जाती हैं। हालांकि वाइल्ड डॉग जब ये खतरनाक नजरों को फील करता है तो उसकी बॉडी में काफी प्रेशर फील कर रही थी और कांप रही थी, और वो एक पत्थर की चट्टान को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। हालांकि वो कांपती हुई आवाज में कहता है, बस मुझे मार डालो। जिसके बाद वो ब्लैक हार्ट प्लेट को जोर से पकड़ता है और अपनी आंखों को बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है। हालांकि तभी अचानक घोस्टली उसकी आंखें जो पूरी तरीके से रेड थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं, और इसके बाद वो अपने हाथ को हिलाता है, जिससे वहाँ पे जितने भी घोस्ट हॉल के मेंबर थे या कि घोस्ट ग्रेड के, वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और इस टाइम पे वाइल्ड डॉग जो कि ब्लैक हार्ट कमान को पकड़े हुए था, वो जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देख सकता था कि उसके सामने केवल एक जानी पहचानी फिगर है, और उस हॉल के अंदर केवल 2 ही लोग हैं। साथ ही उसने ये भी फील किया था कि आसपास फैली हुई ब्लड की स्मेल भी गायब हो गई थी। साथ ही वो पर्सन एविस के किनारे ही खड़ा हुआ था और नीचे देख रहा था। साथ ही वो 5 के कुछ मूवमेंट्स को याद कर रहा था। हालांकि तभी वाइल्ड डॉग के मन में आता है कि क्यों ना वो इसे धक्का दे दे और इस एविस में गिरा दे। हालांकि वो ऐसा सोचता ही है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती और वो कुछ भी नहीं करता ऐसा। हालांकि तभी घोस्टली धीरे धीरे उसकी तरफ आता है, उसके बाद कहता है, अभी अभी तुम मुझे यहाँ नीचे धकेलने की सोच रहे थे। ये सुनकर तो वाइल्ड डॉग का पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। हालांकि वो खुद की हिम्मत जुटाकर कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार दो, मैं नहीं डरता। हालांकि तभी घोस्टली कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो ब्लड फॉर्जर हॉल पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। और इसके बाद ग्रेवयार्ड के अंदर एल्डर ब्लैक हार्ट भी जिंदगी भर पछताते ही रहेंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है, फ्यूचर में तुम बस मेरे पीछे आओगे। ये सुनकर वाइल्ड डॉग शॉक होता है और इसके बाद कहता है, आप इतने सारे लोगों को लेकर ब्लड फॉर्जर हॉल को मिटाने के लिए आए थे और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपके पीछे आऊं। हालांकि घोस्टली उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर अभी भी स्किल बहुत कम है, और अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम्हें मारने के लिए मेरे घोस्ट हॉल उन्हीं लोगों का यूज करेगा जिन्होंने अभी अभी सरेंडर किया है, जैसे कि आपके नियन लीडर और बाकी लोग, और बेई तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वाइल्ड डॉग के चेहरे पे पसीना आने लगता है, और इसके बाद वो उस पर्सन को देखता है जो कि धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। तो वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं मौत से नहीं डरता, और ब्लड फॉर्जर हॉल को वापस से रिवाइव करने के लिए मुझे अभी भी इसमें रहना होगा। और इसके बाद वो चीखते हुए कहता है, झांग जियो फ्रेंड, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि काफी देर तक कोई भी आवाज नहीं आती, जिसके बाद एक हल्की सी वॉइस आती है, ये नाम इसे मैं कई सालों पहले ही भूल चुका हूँ। जिसपे वाइल्ड डॉग कहता है, तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। हालांकि उसे बदले में कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद हमें किंग योन हिल दिखाई जाती है, और यहाँ पे मिस्टिकल सेलेस्टियल माउंटेन 10 साल बाद भी यहाँ ये बिल्कुल हेवन जैसा ही लग रहा था। साथ ही गुड सेक्शन और इविल सेक्शन के बीच की हुई लड़ाई की जो मरम्मत थी वो पहले ही यहाँ पे की जा चुकी थी। हालांकि फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें हील अप नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 10 साल पहले की इस फाइट में सन वैली के लीडर सांग जेंग लियांग और सनसेंट वैली के लीडर तियान यून उनकी डेथ हो गई थी, और साथ ही साथ लॉन्गसो वैली के लीडर कैंग सोंग ने सेक्ट को धोखा दे दिया था और 6 में से आधे लीडर चले गए थे। इसलिए ये कहा जा सकता था कि ये काफी बड़ा नुकसान था। हालांकि मॉर्निंग सन वैली और सनसेंट वैली के जो लीडर्स की पोस्ट थी उन्हें एल्डर्स और पावरफुल पर्संस के साथ एक्सचेंज कर दिया गया था। केवल लॉन्गसा वैली के हेड की पोस्ट अभी भी खाली थी, क्योंकि कैंग सोंग की जाने के बाद किसी ने भी इस पोस्ट को नहीं लिया था। हालांकि इनर हॉल में चर्चा के बाद यंग जनरेशन के डिसाइबल की हाओ को इस पोस्ट के लिए चूज किया गया था। साथ ही इसी के कारण किंग यून सेक्ट के यंग जनरेशन को खुद को अपेयर करने का एक रीजन भी मिल गया था, जैसे रिटर्न ऑफ द विंड वैली से जेंग सुसु, बिग बैम्बू वैली से सोंग डेनर या कि ब्रदर सोंग, स्मॉल बैम्बू वैली उससे लू थी जिसने काफी सारी चीजों को संभालने के लिए अपने टीचर की हेल्प
की थी। हालांकि सेक्ट की मेन ब्रांच के भीतर पहले के कुछ वर्षों में गॉक स्वान ने खुद को धीरे धीरे पीछे कर लिया था और हर दिन के जो ये छोटे मोटे मामले थे उन्हें संभालने के लिए अपने पसंदीदा डिसाइबल जियो ई काई के ऊपर ये छोड़ दिया था, जिसके बाद हमें टोंग टोंग पीक के पीछे एंसेस्टर हॉल दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा लग्जरियस इमारत थी और ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रही थी। और इस एंसेस्टर हॉल को किंग यूंग सेक्ट के एंसेस्टर्स को याद करने के लिए बनाया गया था और ये उनकी सोल्स के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पे लिन जिंगयू जो फैंग का जो फ्रेंड था वो इस एंसेस्टर हॉल के सामने खाली मैदान में आंखें बंद करके पालती मारकर बैठा हुआ था। और वहीं ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड जो कि हल्के ग्रीन कलर की लाइट को प्रोड्यूस कर रही थी उसके सिर के ऊपर घूम रही होती है। साथ ही इस टाइम पे लिन काफी ज्यादा मैच्योर भी लग रहा होता है। साथ ही एंसेस्टर हॉल के अंदर अंधेरे में एक जोड़िया की चुपचाप उसे देख रही थी और ये एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन होता है जो कि अचानक ही बाहर निकलता है और एंसेस्टर हॉल की सीढ़ियों की तरफ आकर बैठ जाता है। और इसके बाद वो लिन को देखते हुए कहता है बस इतना ही, और उसके इतना कहते ही ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर की जो ग्रीन लाइट होती है वो गायब हो जाती है और लिन अपनी आंखें खोलता है और उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है एल्डर। ये देखकर वो ओल्ड मैन हल्के से स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा टैलेंट वास्तव में अच्छा है और तुम काफी मेहनती भी हो, तुमने मेरी सोच से ज्यादा सुधार किया है। ये सुनकर लिन जिंगयू ग्रेटफुल तरीके से उन्हें देखता है, जिसके बाद वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर ये सब आपकी काइंडनेस और एहसान है और जब तक मैं जीवित रहूंगा डिसाइबल ये याद रखेगा। तभी वो ओल्ड मैन कहता है पता नहीं कब ये 10 साल बीत गए और मेरे और आपके पास इन 10 सालों को करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि अब आपको वापस जाकर देखना चाहिए, ये आपके वापस जाने का टाइम है। ये सुनकर लिन अचानक ही शौक होते हुए एल्डर की तरफ देखता है। हालांकि तभी एल्डर कहते हैं लोंगसा वैली के ब्रांच के भीतर जो भी चीजें हो रही हैं क्या आप पहले से ही नहीं जानते, जिस पे लिन जिंगयू अपना सिर हिलाते हुए कहता है हाँ, कुछ दिन पहले किहाओ के एल्डर ब्रदर मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया। तभी ओल्ड मैन कहता है आज मैंने सुना है कि किंग यूंग सेक्ट के तभी टैलेंटेड डिसाइबल जो कि इस न्यू जनरेशन के हैं टोंगटियान पीक में इकट्ठा हुए हैं, शायद कुछ है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए। ये सुनकर लिन जिंगयू थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। ये देखकर ओल्ड मैन स्माइल करता है और साथ ही वो भी हल्का सा उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाता है और अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है तुम पहले ही अब बड़े हो गए हो इसीलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर लिन यू तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है और कहता है एल्डर इन 10 सालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिसाइबल इसे याद रखेगा और जस्टिस को बनाए रखने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए मैं अपनी लाइफ के बारे में भी एक भी बार नहीं सोचूंगा। ये सुनकर ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है अच्छा है अब जाओ। जो सुनकर लिन जिंगयू एक बार फिर ग्रीट करता है और एंसेस्टर हॉल को छोड़ देता है। हालांकि तभी उस ओल्ड मैन के पीछे अचानक एक और ह्यूमन फिगर अपीयर होती है जो कि उस ओल्ड मैन से कहती क्या वो चला गया। ये देखकर ओल्ड मैन तुरंत ही स्माइल करता है और पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है किंग यूंग सेक्ट के लीडर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर तो दाओक स्वान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और तुरंत ही कहता है क्या, जिस पे ओल्ड मैन एंसेस्टर हॉल की तरफ जाते हुए कहता है इस यंग लड़के को 10 साल तक मेरे साथ रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर दाओक स्वान थोड़ी देर के लिए चुप रहता और इसके बाद एंसेस्टर हॉल पे आकर किंग यूंग सेक्ट के एल्डर्स की सोल जेन को देखता है और उनके सामने लगी हुई मोमबत्तियों को देखता है, जिसके बाद दाओक स्वान एक जगह पर और मोमबत्ती को हटाकर एक नई मोमबत्ती जलाता है और इसके बाद कहता है इन वर्षों तक मैंने इतने जोखिम उठाए आपको बचाने के लिए, मैंने काफी सारे एल्डर्स और टीचर्स से ये सच्चाई छिपाई लेकिन आपने कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। आज इस लड़के के लिए आप मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। हालांकि इस पे बोर्डमैन कुछ भी नहीं कहता और हॉल के भीतर एक जगह पे जाकर उसी मोमबत्ती के टुकड़े को पकड़ लेता है और उसके मोम से कोई भी देख सकता था एक एक बूंद करके वो उसके हाथ में गिर रही थी, साथ ही उसका हाथ भी कांपता हुआ दिखाई दे सकता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर इस वाले वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं अगले वाले एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूंगा। और रही BTTH की एपिसोड को आने का तो मैं BTTH की एपिसोड कल अपलोड कर दूंगा। और गाइस रही वीडियो लेट होने का कारण तो अभी मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और प्रैक्टिकल एग्जाम में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, लौड़ा लेसन ये सब कुछ मांगता रहता है, इसलिए मैं अभी जल्दी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। और जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हो जाता है तो रेगुलर वीडियो
अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आप इस वाले चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और बगल के बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।